सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। सो सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल सोर्स, यानी कि आपको कोई बैक्टीरिया, कोई प्लांट या कोई एनिमल, जहाँ से भी आपको एंजाइम चाहिए आपको वो सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल फंगी जो है दैट इज़ द एस्परजिलस नाइगर दैट इज़ यूज्ड फॉर द पेक्टिनेज एंड सेलुलेज प्रोडक्शन। यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसेज जो है वो इन्वर्टेज एंजाइम के लिए यूज़ होता है। पपाया से आप पपाइन को आइसोलेट कर सकते हो जो कि एक टाइप का प्रोटीएज है। सोया बीन्स के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, लिपो ऑक्सीजनेज एंजाइम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जर्मिनेटिंग सीड से आप अमाइलेजेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। पैनक्रियाज से आप ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ह्यूमन ब्लड से आप थ्रोम्बिन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो जो भी आपको बैक्टीरिया या प्लांट, जो भी आपका जो टारगेट एंजाइम है उसके अकॉर्डिंग हमें सूटेबल सोर्स को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमने बैक्टीरिया को सेलेक्ट किया, इकोलाई बैक्टीरिया को सेलेक्ट किया, फिर हम उसका क्या करेंगे, कल्चर कराएंगे ताकि वो जो एंजाइम है ना वो ज़्यादा अमाउंट में हमें मिले। जैसे आपने बैक्टीरियल कल्चर कराया तो वो बहुत सारा हमें बैक्टीरियाज जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे एंड जो एंजाइम है हमें थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। सो अब आपने जो वो माइक्रोबियल कल्चर कराया है उसके बाद हम उस कल्चर का क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ एंजाइम चाहिए। तो उसके जो सेल डेब्रिस है उसको रिमूव करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे कल्चर को, जिसकी वजह से आफ्टर सेंट्रीफिकेशन आपको सुपरनेटेंट मिलेगा और पेलेट मिलेगी। जो पेलेट होगी उसमें सेल डेब्रिस होगा और जो सुपरनेटेंट होगा उसके अंदर हमारा क्या होगा, एंजाइम्स होंगे। तो इसी सुपरनेटेंट को हम फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए लेके जाएंगे और पेलेट को डिस्कार्ड कर देंगे। अब आपके सुपरनेटेंट में एंजाइम्स भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे, लिपिड्स भी होंगे, न्यूक्लिक एसिड्स भी होंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, ओनली एंजाइम्स चाहिए। तो हमें रिमूव करना पड़ेगा लिपिड्स को और न्यूक्लिक एसिड्स को। सो लिपिड्स को रिमूव करने के लिए एक मेथड होता है विच इज़ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इसमें हम क्लोरोफॉर्म या इथेनॉल का यूज़ करते हैं। सो ये क्लोरोफॉर्म ऐड करने से क्या होता है, ये लिपिड्स को सॉल्युबलाइज कर लेता है, यानी कि लिपिड्स जो होते हैं वो तो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें प्रेसिपिटेट हो जाती है। या फिर आप क्या कर सकते हो, माइल्ड डिटर्जेंट्स जैसे कि ट्राइटॉन X100 या फिर ट्विन 20 का भी यूज़ किया जाता है सो टू सॉल्युबलाइज द लिपिड्स विदाउट डैमेजिंग द एंजाइम्स। नेक्स्ट है, अगर आपको न्यूक्लिक एसिड्स को क्या करना है, रिमूव करना है, डिग्रेड करना है, तो उसके लिए हम न्यूक्लियेजेस का यूज़ करते हैं जैसे कि डीएनएस, आरएनएस। ये जब आप ऐड करोगे न्यूक्लियेजेस तो वो क्या करेंगे, जो भी न्यूक्लिक एसिड होगा उसको डिग्रेड कर देंगे इनटू द स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। एंड ये जो रिएक्शन होती है दैट इज़ परफॉर्म्ड अंडर द माइल्ड कंडीशंस लाइक 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, pH 7, ताकि एंजाइम जो है वो डीनेचर ना हो। उसके बाद अब आपने क्या किया है, हमने लिपिड्स को हटा दिया है, हमने न्यूक्लिक एसिड्स को हटा दिया है। अब कौन बचा है, अब बचे हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, देयर इज़ अ टेक्निक कॉल्ड एज द सॉल्टिंग आउट। अमोनियम सल्फेट सॉल्ट का हम यूज़ करते हैं। जैसे जैसे आप सॉल्ट बढ़ाते जाओगे, सॉल्ट को ऐड करते जाओगे सोल्यूशन में, तो जो प्रोटीन्स हैं ना वो प्रेसिपिटेट होते जाएंगे। सो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो कि जब आपकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, लो थी। जब आपकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम थी तो प्रोटीन्स की जो सॉल्युबिलिटी थी वो ज़्यादा थी, और जब आपने सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो प्रोटीन्स का सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया। जब कोई भी चीज़ सॉल्युबल होती है ना, मान लो ये आपके पास ना कोई सोल्यूशन था, ये सोल्यूशन था, इसमें ये प्रोटीन्स जो थे पहले क्या थे, सॉल्युबल थे, लेकिन जैसे आपने सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो ये सारे के सारे जो प्रोटीन्स हैं वो क्या हो गए, नीचे बैठ गए। ये जो जितने भी लार्ज प्रोटीन्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए, बॉटम पे आ गए, प्रेसिपिटेट हो गए। सो दिस टेक्निक इज नोन एज सॉल्टिंग आउट। नाउ जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज़ द डायलिसिस। डायलिसिस जो होता है, अब आपके पास में क्या है, वहाँ पर आपने न्यूक्लिक एसिड को अलग कर दिया, आपने लिपिड्स को तोड़ दिया, आपने प्रोटीन्स को तोड़ दिया। अब जो भी ये एंजाइम को छोड़ के बाकी ये सब जो चीज़ें बची हैं, जो अनवांटेड, आपने सॉल्ट भी तो ऐड किया ना, आपने सॉल्वेंट भी ऐड किया लिपिड को रिमूव करने के लिए,
तो जितने भी सॉल्ट्स हैं, सॉल्वेंट हैं, अनवांटेड जो भी रिएजेंट्स हैं, जो बचा कुचा टुकड़े हैं ये लिपिड्स वगैरह के, तो इनको रिमूव करने के लिए वी डू डायलिसिस। अब डायलिसिस बैग जो होता है ये किसके ऊपर वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, इसके अक्रॉस कुछ ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास कर सकते हैं। ऐसे नहीं सारे मॉलिक्यूल्स पास कर जाएंगे, कुछ ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पास करेंगे। सो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है एंजाइम प्यूरिफिकेशन के लिए, टू रिमूव द स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक द सॉल्ट, सॉल्वेंट्स और द अनवांटेड रिएजेंट। तो जो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो तो क्या हो जाएंगे, बैग में से बाहर पास हो जाएंगे, डायलिसिस बैग में से, और जो एंजाइम्स थे वो अंदर ही रह जाएंगे। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, प्यूरिफिकेशन करना है। तो उसके लिए हम क्रोमैटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। इधर आप अफिनिटी क्रोमैटोग्राफी का यूज़ कर सकते हो या फिर आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ अफिनिटी क्रोमैटोग्राफी क्या होता है? देखो हमारे पास में क्या होता है, एक लिगेंड होता है और एक टारगेट मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एंजाइम जो है, एंजाइम अगर लिगेंड है तो उसका टारगेट मॉलिक्यूल क्या होगा, सबस्ट्रेट। कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ में उसकी काफ़ी ज़्यादा हाई अफिनिटी होती है। जैसे एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के साथ में बाइंड करती है। सो अफिनिटी क्रोमैटोग्राफी में हम ऐसे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लाइक अफिनिटी बहुत ज़्यादा है, एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट के साथ में उसकी अफिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ का यूज़ करके यहाँ पे अफिनिटी क्रोमैटोग्राफी की जाती है। फॉर एग्जांपल जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, वो एंजाइम जो कि कैटालाइज करता है फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज को, सो उसका जो लिगेंड है दैट इज़ ग्लूकोज। तो जो रीजन होता है आपका, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को इमोबिलाइज कर लेते हैं। मतलब ये जो आपका कॉलम था, लाइक इस टाइप से जो आपका कॉलम होता है, इसके अंदर क्या होती है, बीड्स होती है, लाइक दिस देयर आर बीड्स इस कॉलम के अंदर, क्रोमैटोग्राफी कॉलम के अंदर। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन बीड्स के ऊपर हमने क्या लगा दिया है, ग्लूकोज लगा दिया है। तो अगर हेक्सोकाइनेज प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज के साथ में बाइंड करेगा। ऐसे ही अगर आप और एग्जाम्पल लो तो लेक्टिन्स जो होते हैं, लेक्टिन जो एंजाइम है उसका लिगेंड क्या है, कार्बोहाइड्रेट। डीएनए पॉलीमरेजेस जो होते हैं उनकी स्ट्रॉन्ग अफिनिटी होती है किसके साथ में, लाइक अगर आप बीड्स के ऊपर क्या लगा दोगे, डीएनटीपीज लगा दोगे, डीएनटीपी का एनालॉग या फिर इमोबिलाइज डीएनए लगा दोगे, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, डीएनए पॉलीमरेज अगर सोल्यूशन के अंदर होगा तो उसके साथ में स्ट्रॉन्ग अफिनिटी शो करेगा। नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी क्या करता है, सेपरेट करता है बेस्ड ऑन चार्ज। सो इट सेपरेट्स द एंजाइम बेस्ड ऑन देयर नेट चार्ज एट द स्पेसिफिक पीएच। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेजिन होता है। रेजिन क्या होता है, स्मॉल बीड दैट हैज़ चार्ज। सपोज करो कि ये एक रेजिन है, ये एक बीड है, और इस बीड के ऊपर एक छोटा सा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, चार्ज्ड ग्रुप होता है। अगर मैं बात करूँ अबाउट द कटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, कटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। अब इस क्रोमैटोग्राफी में जो आप यहाँ पर, वैसे मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन वाली प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं सारे टाइप की क्रोमैटोग्राफी हमने पढ़ी थी। सो यहाँ पे मैं जस्ट आपको ओवरव्यू बता देती हूँ कि मान लो ये हमारा कॉलम है और इसके अंदर ये जो रेजिन्स हैं, इन रेजिन के ऊपर क्या है, छोटा सा नेगेटिव चार्ज होता है। सो ये ही नेगेटिव चार्ज क्या होता है, वो एक्सचेंज होता है। मतलब आपके सैंपल के अंदर जो भी एंजाइम होगा जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा, वो इससे रिप्लेस हो जाएगा, इस फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। रेजिन तो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन उसके ऊपर ग्रुप क्या लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है। तो ये जो ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा इस ग्रीन वाले ग्रुप से, मतलब जो आपके सैंपल के अंदर है। सो फॉर मोर डिटेल लेक्चर आप लाइक जो आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी का डिटेल लेक्चर है उससे आप देख सकते हो पूरा प्रिंसिपल, और मैंने स्टेप्स बताए हुए हैं डायग्राम के साथ में। सो यहाँ पे हम बस एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि एंजाइम प्यूरिफिकेशन में ये भी हम कर सकते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे देखो, एनायन एक्सचेंज रेजिन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ये रेजिन क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे, लेकिन इनके सर के ऊपर क्या होगा,
फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ पर कौन से एंजाइम्स यहाँ पर आके बाइंड होंगे, जो नेगेटिवली चार्ज होंगे, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। सो अगर आपके सैंपल में जो भी अगर आपने नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे एंजाइम्स डाले तो ये जो नेगेटिव वाला चार्ज था ब्लू वाला, ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा उस सैंपल वाले के साथ में। सो इस तरीके से ऐसी अगर आप यहाँ पर बीड का नाम देखो तो दैट इज़ DEAE सेफरोज बीड, दैट इज़ डाई इथाइल अमाइनो इथाइल। तो अमाइनो ए फॉर अमाइनो से याद आ रहा है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज बीट है, पॉजिटिव बीट है, लेकिन इसके ऊपर ग्रुप कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो जिस चीज़ का एक्सचेंज हुआ, किसका एक्सचेंज हुआ, नेगेटिव ग्रुप का एक्सचेंज हुआ ना विद योर सैम्पल एंजाइम। तो इसीलिए इसको क्या बोला, एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। कटायन एक्सचेंज में क्या होगा, कटायन का एक्सचेंज होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का एक्सचेंज होगा, लेकिन बीड कैसा होगा, नेगेटिव होगा, उसके ऊपर स्मॉल जो पॉजिटिव चार्ज है उसका एक्सचेंज होगा। सो यहाँ पर जो बीड है उसका एग्जाम्पल है CM सेफरोज, दैट इज़ द कार्बोक्सी मिथाइल सेफरोज की यहाँ पर बीड होती है। अब फॉर एग्जाम्पल जो लाइजोजाइम है, इट हैज़ द PI 11, सो मेकिंग इट पॉजिटिवली चार्ज एट द न्यूट्रल pH। देखो PI pH का भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मान लो ये PI जो है जब pH के बराबर हो जाता है, मान लो ये 7 है, तो जब मान लो कोई भी एक ऐसा एंजाइम है, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं। सो PI जब pH के बराबर होता है तब वो जो प्रोटीन है या वो जो एंजाइम है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। व्हेन PI इज़ इक्वल टू pH, हर एक जो प्रोटीन होता है, हर एक जो आपका एंजाइम होता है उसकी PI की वैल्यू जो होती है वो अलग होती है। तो जब PI pH के बराबर होता है तो आपका जो प्रोटीन है या एंजाइम है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। अगर pH जो है वो ज़्यादा होता है PI से तो उस प्रोटीन के ऊपर या फिर उस एंजाइम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर pH कम है PI से तो उस प्रोटीन के ऊपर या उस एंजाइम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सो यहाँ पर देखो कि लाइजोजाइम जो है उसका PI इज़ 11, तो 7 pH पे, pH 7 पे क्या होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। नाउ फॉर इल्यूजन के लिए लाइक जो आपके बाउंडेड प्रोटीन्स थे या एंजाइम्स थे कॉलम के अंदर, क्रोमेटोग्राफी कॉलम के अंदर, उसको एट द एंड आप रिमूव करने के लिए क्या करते हो। सो क्रोमेटोग्राफी लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया था कि हम क्या करते हैं, या तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। अगर हम कटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओ और pH को बढ़ाओ, तो जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स या एंजाइम्स थे जो बाउंडेड है कॉलम के अंदर वो इल्यूट आउट हो जाएंगे। एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, pH को कम करना है, जिससे कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स या एंजाइम्स जो होंगे वो कॉलम से रिमूव हो जाएंगे। वंस आपने प्यूरिफिकेशन कर लिया है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एनालिसिस ऑफ द प्योरिटी एंड द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। सो एक्टिविटी एसेज आप कर सकते हो, डिफरेंट एंजाइम्स के लिए डिफरेंट एक्टिविटी एसे है, ये चेक करने के लिए कि वो जो एंजाइम आपने प्यूरिफाई किया है उसकी जो फंक्शनल एक्टिविटी है वो सही है या नहीं है, मतलब वो अपना कैटालिटिक फंक्शन जो है आफ्टर प्यूरिफिकेशन वो अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल एमाइलेज टेस्ट, यहाँ पे क्या करते हैं, इट मेजर द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज एंड डिटेक्ट इंक्रीज इन द रिड्यूसिंग शुगर यूजिंग द कोलोरोमेट्रिक एसे। सो अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। तो आप कार्बोहाइड्रेट को डालोगे, स्टार्च को डालोगे, एंड अगर उसके वो जो आपने एमाइलेज प्यूरिफाई किया है अगर वो कार्बोहाइड्रेट आपको टूटता हुआ दिख रहा है, ग्लूकोज में टूट रहा है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि वो फंक्शनल है। देन आप यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का यूज़ कर सकते हो। ये इससे क्या होगा कि आफ्टर प्यूरिफिकेशन ऑफ एंजाइम हम उसका एब्जॉर्बेंस चेक करेंगे 280 नैनोमीटर पे। अगर एब्जॉर्प्शन आपका मैच करता है टू द एक्सपेक्टेड कंसंट्रेशन देन इट कंफर्म्स द एंजाइम प्रेजेंस।
सबसे पहला स्टेप हमने डिस्कस किया सिलेक्शन ऑफ सूटेबल सोर्स। आपको सोर्स को सिलेक्ट करना है, बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल सेल, जहाँ से भी आपको एंजाइम चाहिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेंट्रीफिकेशन करेंगे, सेल डेब्रिस को रिमूव करेंगे, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स को रिमूव करेंगे, देन अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन से प्रोटीन्स को अलग कर देंगे। उसके बाद डायलिसिस करेंगे ताकि जो भी प्रोटीन या जो फ्रैगमेंट्स बची हुई है लिपिड्स की वो अलग हो जाए, कोई सॉल्ट है, कोई सॉल्वेंट बचा है, कोई अनवांटेड रिएजेंट बचा है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी करेंगे जिससे कि हमारा जो एंजाइम है वो कंफर्म क्या हो जाए, प्यूरिफाई हो जाए, जैसे अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं या फिर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी प्योरिटी का एनालिसिस करेंगे, एक्टिविटी का एनालिसिस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।